हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो गाइस, इस वीडियो में हम जनवरी से लेके मार्च तक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे टॉपिक्स निकल के आए थे और जो आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, तो उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम अपनी जो PDFs है वो टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉपर्स टॉप टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो आप वहाँ जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन और PDFs मिलती रहे, और आप हमारे इंस्टा पेज पे भी टॉपर्स टॉप को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2021 पे। तो अभी क्या हुआ है, रिसेंटली मार्च के मंथ में जो है इस ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2021 को रिलीज किया गया है। कोविड-19 में क्या वेजेस एंड मिनिमम वेजेस से रिलेटेड इश्यूज रहे थे, किस तरीके से फुलफिलमेंट हो रही थी या नहीं हो रही थी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेजर की गई है। आपको जो यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए फैक्ट पता होना चाहिए वो होना चाहिए कि किसके थ्रू जो है ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके थ्रू ग्लोबल वेज रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है। ये जो रिपोर्ट है इसने अभी बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इशू को बताया है वेजेस से रिलेटेड। इंडियन वर्कर्स को जो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, जैसे कि लो एवरेज वेजेस हो गया, या फिर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क है, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ वर्क उनको प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उन सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। उसी के साथ जो है एक रिपोर्ट इन्होंने निकाली है जिसमें इन्होंने बताया कि जो एशिया के अंदर वर्कर्स हैं और जो पैसिफिक एरिया, मतलब कि एशिया और पैसिफिक दोनों के लिए एक कंबाइंड रिपोर्ट निकाली गई है। उसमें कहा गया है कि जो हाईएस्ट रियल वेज ग्रोथ है वो देखी गई है इस पैसिफिक एशिया और पैसिफिक के एरिया के अंदर 2006 से लेकर 2019 के लिए, जो कि एक पॉजिटिव ग्रोथ है। उसी के बाद ये कहा गया कि जो रिपोर्ट है उसके अंदर मिनिमम जो नंबर रखा गया है, मतलब कि अमाउंट रखा गया है वेजेस का, वो ₹176 पर डे रखा गया है। हालांकि रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि ये जो ₹176 पर डे का एक नंबर हम रख रहे हैं, अमाउंट रख रहे हैं, वो एक स्टैंडर्ड अमाउंट नहीं है, क्योंकि अगर हम एक्चुअल वेज को जाके देखते हैं तो वो फार हायर होती है, मतलब ज़्यादा होती है। बट आपको अपने प्रीलिम्स पॉइंट के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट कि इस रिपोर्ट के अंदर जो है क्या डाटा रखा गया है, मतलब क्या सेलिंग रखी गई है, तो वो ₹176 की रखी गई है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर हम डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करते हैं और उनका एक मीडियन निकालते हैं, मतलब कि एक एवरेज निकालते हैं, तो जो मिनिमम वेजेस आपको देखने को मिलती है वो ₹269 होती है इंडिया के अंदर। तो ये दोनों ही फैक्ट्स, इवन ये तीनों चारों फैक्ट्स जो है आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं, डेट इज अबाउट द इंडियन रेलवेज ने यहाँ पे श्रमिक जो कल्याण पोर्टल है उसके थ्रू क्या अचीव किया है। तो इंडियन रेलवेज जो है उसका देखा गया है कि जब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को वेजेस प्रोवाइड करता है तो 100% वो कंप्लायंस करता है विद द पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस। और ये किस तरीके से करता है, इनकी एक ई एप्लीकेशन होती है जिसका नाम है श्रमिक कल्याण पोर्टल। तो आपको याद रखना है कि IR जो है इंडियन रेलवेज है उसने 100% कंप्लाई किया है मिनिमम वेजेस से रिलेटेड। अब देखना है कि इंडियन रेलवेज श्रमिक कल्याण जो है वो है क्या। तो यहाँ पे बेसिकली डेवलप किया गया था और लॉन्च किया गया था इस पोर्टल को 1 अक्टूबर 2018 के अंदर। और ये क्यों लॉन्च किया गया था, ताकि मिनिमम वेजेस एक्ट के जितने भी प्रोविजंस है उनके साथ इंडियन रेलवेज कंप्लाई कर सके। उसी के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको रिक्वायर्ड था कि वो रेगुलरली अपनी वेज पेमेंट डाटा को यहाँ पे अपलोड करेंगे ई एप्लीकेशन में, ताकि बाद में उसकी रिपोर्टिंग की जा सके, सर्वे किया जा सके। इससे क्या है, पता चल सकता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल जो वर्कर्स होते हैं इंडियन रेलवे के अंदर उनको अपने राइटफुल ड्यूज जो है, जो उनके बकाया अमाउंट होता है मिनिमम वेजेस के अंदर, वो मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, डिस्कस करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में, जिसको कि अभी किंग भूमि बोल वर्ल्ड सोइल डे 2020 अवार्ड जो है FAO का उसको दिया गया है। तो यहाँ पे पहले आपको ये देखना है कि ICAR को ये मिला किस लिए है, क्या थीम इसकी रही थी। तो बेसिकली ICAR को ये अवार्ड मिला है क्योंकि उसने एक अपना एक्सीलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कि बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है सोइल हेल्थ अवेयरनेस में। जैसे हम देख रहे हैं हमारी इंडिया के अंदर जो किस तरीके से सोइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, सारी न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में बताया जाता है। तो यही जो अवेयरनेस फैलाई जा रही है इंडिया के अंदर, इसलिए इनको किंग भूमि बोल वर्ल्ड सोइल डे 2020 अवार्ड दिया गया है। तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे याद
याद रखनी है प्रीलिम्स के लिए वो है थीम क्या होगी। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जब हम सोइल की बात कर रहे हैं तो सोइल का सबसे बड़ा मेन इशू क्या होता है, इरोजन का, मतलब जब सोइल खराब होने लग जाते हैं। तो स्टॉप सोइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर जो है इसकी थीम थी ड्यूरिंग 2020। तो थीम आपको याद रखनी है। अब ये भी देख लेते हैं कि जो किंग भूमिबोल वर्ल्ड सोइल डे अवार्ड है वो मनाया कब जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो 2018 के अंदर जो है इस अवार्ड को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे बेसिकली देखा जाता है कि पब्लिक अवेयरनेस जो भी इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन सोइल की कैटेगरी में प्रोवाइड करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो आपको स्पेसिफिक याद रखना है, एग्रीकल्चर ने सोइल के लिए जो अवेयरनेस करता है उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। स्पॉन्सर किसके थ्रू किया जाता है, तो जो किंगडम ऑफ थाईलैंड है उनके थ्रू किया जाता है। और इसको जो नाम दिया गया है वो किंग भूमिबोल जो ओथिल्डेज है थाईलैंड के, उनके नाम के पीछे किया गया है। नेक्स्ट आता है डेट इज आर्टिकल 243 के, जो कि आपके पॉलिटी के पंचायती राज सिस्टम से एसोसिएटेड है। और पंचायती राज सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्जाम्स के लिए वो सबको पता है। तो आर्टिकल 343 जो है वो बेसिकली पंचायत के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उनसे डील करता है। तो हम सबको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पंचायत के इलेक्शंस नहीं कराता है, वहाँ पे स्पेसिफिकली स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो अपॉइंट किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है, गवर्नर के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। तो आर्टिकल 243 के अंदर यही कहा गया है। मैंने ये आर्टिकल यहाँ क्यों डाला है, ताकि आपको पता चल सके कि अभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है, ताकि आप स्टैटिक और करंट अफेयर को रिलेट करके अपने पेपर को पूरा कर सके। तो यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल 243 के अंदर जितना भी इलेक्टोरल रोल्स होता है पंचायत के लिए, तो जितनी भी पावर स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होती है उसकी सुपरिंटेंडेंस की डायरेक्शन किस तरीके से होगा, कंट्रोल किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरीके से इलेक्शंस को प्रिपेयर किया जा रहा है, ये सारे डिसीजन आर्टिकल 243 के थ्रू स्टेट कमीशन के थ्रू किया जाता है, जिनको कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट आता है डेट इज अबाउट डिजी लॉकर। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली होता है कि जिस तरीके से इंडिया जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ज़रूरी, उन सबको एक डिजी लॉकर में मेंटेन करना जो है वो ज़रूरी होता जा रहा है। इस वजह से एक नया इनिशिएटिव किया गया है। तो ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। फर्स्ट आपका प्रीलिम्स का पॉइंट हो गया कि डिजी लॉकर किस तरीके का इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी MIT जो है, मतलब कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंदर, इसके अंडर इसको लॉन्च किया गया है। एम जो है वो यही है कि जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनका डिजिटल एम्पावरमेंट होना ज़रूरी है, ताकि उनके जो ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे वो एक्सेस कर सके कभी भी नीड में। ऐसा नहीं है कि वो घर भागेंगे दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक डिजिटल डॉक्यूमेंट वैलेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकली सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा जो प्रीलिम्स का फैक्ट्स है वो याद रखना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल जो 2016 है उसके अंदर डिजी लॉकर को बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं, अभी 2021 के मार्च के अंदर 4-5 दिन पहले ही ये आई थी, द हिंदू में ये न्यूज़ थी कि किस तरीके से दोबारा सिटीज़ जो है उनको उनके पोल्यूशन के बेसिस पे रैंक किया गया है। तो अगेन जो है इंडिया में दिल्ली जो है हमारी कैपिटल, वो मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड के नाम से डिक्लेयर हुई। आप देख सकते हैं कि कोरोना के टाइम में जब कितने टाइम में लॉकडाउन रहा था, उसके बाद भी ऐसी हालत हुई है दिल्ली की, और दिल्ली को मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड कहा गया है। इंडिया में अगर हम देखते हैं तो 2019 के कंपैरिजन में 2020 में जो एनुअल PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर होता है उसका एवरेज लेवल थोड़ा इंप्रूव हुआ है, मतलब कि कुछ कम हुआ था, बट फिर भी दिल्ली जो है वो कैपिटल पोल्यूटेड हो रही है। और इंडिया जो है वो 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है 2020 के अंदर जो की गई है। हालांकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि बांग्लादेश और जो पाकिस्तान है उसने वर्स्ट जो है एवरेज PM 2.5 लेवल्स जो थे इंडिया के कंपैरिजन में, उसमें क्या मतलब कि उससे ज़्यादा ख़राब है बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर इंडिया के कंपैरिजन में। बट अगर हम मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री की बात करेंगे तो 3rd लेवल पे इंडिया ही आती है। चाइना जो है, आप ये देखिए कि लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर पहले जो रैंकिंग 14th हुआ करती थी वो अब घट के 11th हो गई है। और अगर हम सिटीज़ की बात करते हैं तो चाइना का जो होतेन सिटी है वो मोस्ट पोल्यूटेड है। उसके बाद हमारी कंट्री के उत्तर प्रदेश के अंदर जो गाजियाबाद सिटी है वो आता है। और अगर हम देखते हैं कि 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ को इस इंडेक्स के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर, तो 13 सिटीज़ जो है वो खाली इंडिया की है। तो ये वाले डाटाज आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं और डिस्कस करते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में कि ये क्यों है अभी न्यूज़ के अंदर। तो बेसिकली क्या है
कि जितने भी न्यू इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं, तो एक इंटरप्राइज का उनको नाम दिया जा रहा है, इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर था। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ये बेसिकली इसरो का एक कमर्शियल आर्म है जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर आता है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2019 के अंदर। और अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो था साइंस के अंदर जो है, और कंपनी एक्ट 2013, इन दोनों के अंदर इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिकली है कि जितने भी इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं, हर किसी के अंदर हम पब्लिक जो एक डोनेशंस होती है, मतलब कि फंडिंग होती है, वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। इस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्रीज है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर आके पार्टिसिपेट कर सके, तो इसको लॉन्च किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु के अंदर है। नेक्स्ट आते हैं दैट इज अबाउट जो है, अब हम जो वन लाइनर फैक्ट्स है उनको शुरुआत करते हैं। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा उनको मैं डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो सबसे पहले है कि धन्वंतरी हर्बल पार्क जो है वो फर्स्ट ऐसे डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल पार्क है हर्बल मेडिसिन के लिए, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया है। और ये इंडिया का या फिर एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हर्बल पार्क बनाया गया है। तो ये कहाँ सेटअप किया गया है? तो मध्य प्रदेश तो आपके पास आ ही गया कि मध्य प्रदेश के अंदर है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पे हो जाएगा? इंदौर के अंदर। तो एक विलेज है मोहाना, इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पे धन्वंतरी हर्बल पार्क किया गया है। और ये इस तरीके का पार्क है जिसमें सभी हर्ब्स को बनाया गया है, और ये एशिया का लार्जेस्ट पार्क है। नेक्स्ट आते हैं, डिस्कस करते हैं कि न्यू डैश इज सपोर्टिंग टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लैब फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एट पार्ट विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डिफरेंट लेबोरेटरीज जो होती है उनकी क्वालिटी एश्योरेंस का काम करता है, उनके अंदर जो टेस्टिंग होती है उनकी क्वालिटी एश्योर करना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ। तो यहाँ पे भारतीय निर्देशक द्रव्य जो है आ गया न्यूज़ के अंदर, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, ये फैक्ट्स हो गए डायरेक्टली कि भी जो पर्सनैलिटी रिलेटेड फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन से रीअपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ऑन द बोर्ड ऑफ द बैंक ऑफ फेडरल। तो आशुतोष खजूरिया जो है, ये आप अपने सामने देख पा रहे हैं, इनको रीअपॉइंट किया गया है एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ फेडरल बैंक। नेक्स्ट आते हैं, डिस्कस करते हैं कि न्यू डायरेक्टर जनरल जो है वो हमारे आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के कौन बने हैं 1 जनवरी 2021 से। तो वाइस एडमायरल रजत दत्ता जो हैं, ये आप अपने सामने देख पा रहे हैं इनको। तो ये न्यू डायरेक्टर जनरल जो है बनाए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, डिस्कस करते हैं कि आरबीआई जो है उसने क्या रिलीज़ किया है ताकि कैशलेस ट्रांजैक्शन जो इंडिया में हो सके उसकी ग्रोथ को मेज़र किया जा सके। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो आपका डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हो जाएगा। इसको 2018 के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया था, और इसके अंदर 5 पैरामीटर्स को रखा गया है। 5 पैरामीटर्स क्या होते हैं, जिसमें सबसे पहले पेमेंट अनेबलर्स को रखा गया है। पेमेंट अनेबलर्स में क्या होता है, मतलब कि पेमेंट किस तरीके से आपकी होगी, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको इंटरनेट चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए, मोबाइल हो गया, आपका आधार नंबर है, बैंक अकाउंट है, पार्टिसिपेंट है, मर्चेंट्स है। तो ये सारे क्या हो गए, पेमेंट अनेबलर्स हो गए, जिनके बिना पेमेंट नहीं हो सकती। फिर आता है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज डिमांड साइड एंड सेकेंड इज सप्लाई साइड। तो डिमांड साइड में जो है वो आपका डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड है, वहीं पे एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं, आपके इंटरनेट बैंकिंग है, और फास्ट टैक्स है, मतलब कि कहाँ कहाँ आपको पे करना पड़ रहा है किस तरीके से। तो ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड साइड में आ जाएगा। और वहीं पे अगर हम पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के सप्लाई साइड की बात करते हैं, तो सप्लाई कौन कर रहा है, बैंक्स आपके प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक ब्रांचेस हो गए, बिजनेस कोरस्पोंडेंट्स है, एटीएम्स है, क्यूआर कोड्स है, इंटरमीडिएट्स है, ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के सप्लाई साइड में आ जाते हैं। अगर हम पेमेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, तो यहाँ पे पेपर क्लियरिंग होते हैं, यूनिक यूजर्स होते हैं, कैश विड्रॉज होते हैं, इनके बेसिस पे होता है। आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। और अगर कंज्यूमर सेंट्रिसिटी की बात करते हैं कि किस तरीके से हो रहा है, मतलब कंज्यूमर्स का रिस्पॉन्स कैसा हो रहा है, ये आपके कंज्यूमर सेंट्रिसिटी के अंदर आ जाएंगे। तो ये 5 पैरामीटर्स के नाम आपको डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के अंदर याद रखने, और 2018 इसका लॉन्चिंग ईयर है, ये याद रखना है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, उन्होंने एक फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस को लॉन्च किया है, जो साउथ एशियन कंट्रीज की फर्स्ट ऐसी सर्विस है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्रीज ने मिलकर जो है इसको शुरुआत की है।
तो यहाँ पे इंडिया तो आ ही गया क्योंकि इंडिया ने शुरू किया है। उसके साथ हमारी जो नेबर कंट्रीज़ है जैसे कि हो गया बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका, तो इन सभी ने मिलकर जो है फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट आते डिस्कस करते हैं कि हमारा जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि जो आउटर स्पेस है उसको पीसफुली यूज़ किया जा सके। तो कौन सी कंट्री है जिन्होंने की कोऑपरेट किया है इंडिया के साथ इस चीज़ के लिए फॉर द पीसफुल पर्पस ऑफ आउटर स्पेस? तो यहाँ पे आप देखिए भूटान। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे कि भूटान जो है वो बहुत ही शांत देश है, तो इस वजह से वो आउटर स्पेस में भी इंडिया के साथ जो है एक शांति मेंटेन कर रहा है। तो ये आपका भूटान आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन $10 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग टू एक्सपेंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन विच स्टेट। तो आपको देखिए हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जो प्रोजेक्ट्स है वो तो कई जगह शुरू हो रहे हैं, बट आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो कहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश जो है उसके अंदर ऐसा हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है जिसमें 10 जो डॉलर मिलियंस है उनका पूरा फाइनेंसिंग की जाएगी। नेक्स्ट आता है डेट इज अबाउट द फॉर द प्रमोशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एड टू मेक इट टू ग्लोबल जो मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू साइन एमयू। सॉरी ये जो है ये गलत हो गई स्पेलिंग। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू जो है उसने किसके साथ मिलकर जो है एमओयू साइन किया है ताकि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर शुरू की जा सके। तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है उसके साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसने शुरुआत की है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो है क्या उसके फैक्ट्स है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1958 के अंदर इसको सेटअप किया गया था और उस टाइम जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि किस तरीके से कोऑपरेटिव मार्केटिंग को यूज़ करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आगे प्रमोट किया जा सके ताकि फार्मर्स को बेनिफिट हो सके। ये जो है रजिस्टर्ड होती है अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर, ये आपको याद रखना है। और उसी के साथ जो एग्रीकल्चर फार्मर्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं जनरल बॉडी ऑफ NAFED के, और उसी के साथ जितने भी NAFED के डिसीजंस होते हैं उसमें भी फार्मर्स का पार्टिसिपेशन होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अबाउट द रेसिपी ऑफ अ गार्ड ऑफ ऑनर एट रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी हेडक्वार्टर्स एट यूरोंग। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन से ऐसे पर्सन है इंडियन जिनको कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया के अंदर गार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा गया है। तो MM नरवाने जो हैं ये आप अपने सामने देख पा रहे हैं, इनको ये अवार्ड गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं कि वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन एशिया एज इट हैज़ डेप्रिशिएटेड 2.3% इन 2000 कैलेंडर ईयर। तो आपसे पूछा गया कि 2020 के अंदर जो है ऐसी कौन सी करेंसी है एशिया के अंदर जिसने वर्स्ट परफॉर्म किया है और उसके अंदर 2.3% तक की गिरावट आई है। तो हमारा जो है मिसफॉर्चुनेटली जो इंडियन रुपी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा 2.3% का डेप्रिशिएशन देखा गया है। ये वाला जो डाटा है ये भी आप याद रखेंगे, और उसी के ये एशिया के अंदर वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी की कैटेगरी के अंदर आई है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं न्यू एसोसिएटेड मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। तो हमारा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन होता है उसका नया मेंबर कौन बना है? तो हमारे इंडिया जो है वो मेंबर बना है, इस वजह से आपको याद रखना है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो इंडिया के अंदर है वो इनका नया मेंबर बना है। अब आपको जानना है कि ISCO क्या है, ठीक है। तो ये 2021 4 जनवरी के अराउंड का करंट अफेयर है। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि बेसिकली वर्ल्ड की जितनी भी सिक्योरिटी रेगुलेटर्स होते हैं उनको एक साथ लेके आता है, जितने भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है और उसी के पार जो है काम कराता है और जितने भी रेगुलेटर्स आते हैं। तो बेसिकली ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करता है स्टैंडर्ड्स फॉर द सिक्योरिटीज रेगुलेशन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि विच कंट्री मेड इनटू द लॉ गांधी किंग्स क्लोररी एक्सचेंज इनिशिएटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। तो USA जो है उसने एक न्यू लॉ बनाई है अबाउट द गांधी किंग्स क्लोररी, जो मतलब कि इसमें बेसिकली जो उनके आइडियाज़ हैं, जो उनके एजुकेशन थी, इंटेलेक्चुअल चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों का एक्सचेंज होगा। तो ये USA के थ्रू लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डैश टाइड अप विद द दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन टू अंडरटेक इकोनॉमिक सपोर्ट programs that will help boost livelihoods of tribal population of the country। तो ट्राइफेड जो है उसने दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ टाई अप किया है ताकि जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको एक इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोग्राम प्रोवाइड किया जा सके। ट्राइफेड जो है वो आपके करंट अफेयर के अंदर साल के अंदर कम से कम 20 बार रिपीट होता है, तो आप इसको ज़रा सा भी मिस आउट नहीं कर सकते। इस वजह से मैं एक बार आपको ट्राइफेड के बारे में बता देती हूँ।
ट्राइफेड जो है वो एक नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव बॉडी है जो कि बेसिकली सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो ट्राइबल्स की होती है कंट्री के अंदर उनको लेके आता है। और ये जो डेवलपमेंट ट्राइबल्स की होगी वो किस तरीके से होगी, थ्रू द ट्रेड ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कि किसी भी ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे होती है, और उसी के साथ जितना भी सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है इन दोनों के जरिए जो है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्राइबल्स का किया जाएगा। और जो भी मतलब कि ये वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये कलेक्ट या कल्टीवेट किए जाते हैं ट्राइबल्स के थ्रू। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1987 के अंदर, और जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर ट्राइफेड आता है। फुल फॉर्म आपने देख लिया, फुल फॉर्म भी मे बी आपसे पूछी जा सकती है। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्राइफेड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये जो है मैंने इसलिए डाला क्योंकि वैसे तो बहुत सारे जो है चीफ जस्टिस के प्रोवाइड थे की प्रीलिम्स के लिए कि कौन कौन से है, बट जम्मू एंड कश्मीर का, लद्दाख का भी जो है एरिया जो है करंट अफेयर का वो थोड़ा हॉट टॉपिक्स के अंदर आता है। तो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को ना पंकज मित्तल, जिनको कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली। इंडिजीनियसली का क्या मतलब होता है, जो कि इंडिया के अंदर ही बनाई गई है, डिजाइन और डेवलप एयर ड्रॉप कंटेनर, जो कि डीआरडीओ के थ्रू बनाया गया है, वो क्या है। तो सहायक एनजी जो है वो इंडिया का फर्स्ट ऐसा इंडिजिनियसली डेवलप है जिसको आप यहाँ पे पिक्चर में देख भी पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं कि एक ऐसा इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है किसके थ्रू, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू और आरबीएल बैंक के थ्रू, जो कि स्मार्टफोन्स को जो है मर्चेंट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स के लिए चेंज कर देगा। देखिए ये क्या होता है, बेसिकली जब आप कोई चीज़ सामान खरीदने जाते हैं तो आप अपना कार्ड देते हैं, उनके पास एक मशीन होती है, वो उससे स्वाइप करते हैं और पेमेंट हो जाती है। तो अब एक इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन आया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने और आरबीएल बैंक ने उसको शुरू किया है, जो कि स्मार्टफोन्स को ही उस पीओएस में बदल देगा। तो वो क्या नाम दिया गया है ये आपसे पूछा गया, तो उसका नाम है रुपे पीओएस। तो ये आपको याद है, दैट इज पेमेंट पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम न्यू पोर्टल एंड मोबाइल ऐप लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू कनेक्ट विद इंडियन डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अभी देखिए कि लॉकडाउन जब हुआ था तो इंडियन डायस्पोरा को यहाँ पे बुलाया जा रहा था, बहुत सारे इश्यूज इस तरीके के आए थे। तो उस टाइम में कौन सा मोबाइल ऐप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू लॉन्च किया गया था, दैट इज ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। तो मतलब कि ग्लोबल क्या, पूरे विश्व का, प्रवासी क्या होता है कि जो दूसरे देश में रह रहे हैं, और रिश्ता इज अ रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक टारगेट रखा था जिसमें एक आ गया कि 2022 तक जो है हम इथेनॉल और पेट्रोल में 10%, मतलब कि पेट्रोल के अंदर 10% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे। ठीक है, दूसरा टारगेट जो रखा गया कि 2026 तक जो है 15% हम इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया कि 2030 तक जो है कितने परसेंटेज ऑफ इथेनॉल को पेट्रोल के अंदर ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो आपका 20% होगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर जो मतलब 4 साल का डिफरेंस रखा गया है उसमें 5% इथेनॉल को इंक्रीज़ किया गया है। जैसे कि 10% था यहाँ पे 2022 में, तो 2026 में मतलब 4 साल बाद 15% कर दिया गया। तो और उसके 4 साल बाद 2030 के अंदर कितना कर दिया गया, 5% बढ़ा के 20% कर दिया गया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि न्यू डायरेक्टर जनरल जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के कौन बने हैं। तो सुबोध जायसवाल ये IPS ऑफिसर है, इनको न्यू डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी का बनाया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट करंट अफेयर ऑफ टुडे इज, आपसे पूछा गया कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट और फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट जो है सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की, वो कौन बन रही है। तो नीतल नारंग जो है, जिनको आप अपने सामने देख पा रहे हैं, ये जो है न्यू प्रेसिडेंट और ऐसी पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो करंट अफेयर जो है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।